टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हो रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न, हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स ग्रुप, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, आपका स्वागत है। और मुकेश जी ने एक बार फिर से हम लोगों के लिए कुछ खास रिसर्च करके लाया है जो हमारे टैक्स पेयर्स को काफ़ी मदद करेगा आने वाले दिनों में, तो इन पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास रहने वाला है। अगर आप फॉर्म 26A में दर्ज बड़े लेन देन का सोर्स समझाने में हुए फेल तो आपको लग सकता है टैक्स और पेनल्टी का डबल झटका। इनकम टैक्स रिटर्न भरने में देरी पड़ेगी भारी, टैक्स की देनदारी हुई जीरो तो भी चुकाना पड़ सकता है 10,000 रुपए का जुर्माना। और सप्लायर के जरिए भेजा गया सामान अगर देरी से पहुंचे तो भी क्या कर पाएंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे अहम मुद्दा फॉर्म 26A को लेकर के। मुकेश पटेल जी, ये जो फॉर्म 26A है, मुझे लगता है जब से फॉर्म आया है तब से तरह तरह के सवाल उठकर आ रहे हैं। अब एक नया सवाल ये है कि मान लिया जाए इस फॉर्म 26A में किसी ऐसे बड़े लेन देन की जानकारी दी गई है, अगर हम जरूरत पड़ने पर इसका सोर्स समझाने में नाकाम रहते हैं तो भारी पेनल्टी चुकानी पड़ सकती है। तो मुझे तो पहले ये बताइए कि टैक्स पेयर्स को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो अभी ये समझिए दिसंबर है, ये आयकर रिटर्न भरने का बराबर समय शुरू हो गया है। तब आयकर रिटर्न का आप फॉर्म भी हाथ में लें, उसके पहले सबसे पहली चीज आपको जो करनी अत्यंत आवश्यक है वो आपका फॉर्म 26AS है। उसको लेके आज तक तो क्या होता था कि भाई आपने क्या टैक्स भरा है, क्या आपके केस में TDS TCS काटा गया, उसके बारे में ही इंफॉर्मेशन आती थी और आप उसको देखते थे। वो देखना काफी आसान था। लेकिन जब हमको पता है कि अब लास्ट ईयर से लेके जो भी हमारे स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, माना कि जो हमने कहीं निवेश किया है, कहीं हमने एक्सपेंडिचर भी किया है, ये सब इंफॉर्मेशन अब हमारे 26AS में आती है। अब इनकम टैक्स एक्ट में ये प्रावधान है सेक्शन 68, 69, 69ABC में कि अगर टैक्स पेयर के केस में कोई भी इन्वेस्टमेंट है, उसकी क्रेडिट्स है, एक्सपेंडिचर है, उसके बारे में वो कोई उसके सोर्स का कोई ठोस वो सबूत एविडेंस या एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता है तो उसको उसकी डीम्ड इनकम माना जा सकता है। और ये डीम्ड इनकम पर 60% का टैक्स, उस पर 25% सरचार्ज माना और 15%, उस पर 4% का सेस माना 3% और उस पर 6% की पेनल्टी, तो 78% का टैक्स, सरचार्ज और सेस और 6% की पेनल्टी होके 84%। इतना ज्यादा चुकाना पड़ेगा कि अगर ये ट्रैक होता है तो इंटरेस्ट के साथ दिस कैन बी मोर देन 100%। ओ, तब तो बहुत ही ये चिंता की बात है। इसीलिए मुझे लगता है कई सारे टैक्स पेयर्स जो है मुझे ये कह रहे थे कि जो SFT में गलत जानकारी अगर आ जाती है तो ये तो बड़ा भारी पड़ेगा अगर टैक्स पेयर सतर्क नहीं रहते हैं। तो मुझे ये समझाइए कि SFT में गलत जानकारी आ जाती है तो ऐसे में टैक्स पेयर्स के लिए रास्ते क्या हैं? दो चीजें हैं। सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा था कि हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आयकर विभाग हमारे बारे में क्या जानता है, तो उनकी जानकारी की पूरी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। और इसमें दो चीजें हो सकती है, या तो ये सही है या गलत है। अगर ये सही है तो हमें उसके सोर्स को समझाने के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं तो मैंने कहा कि आपको 84% तक का उसका झटका लग सकता है। और मान लीजिए अगर गलत है इंफॉर्मेशन, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। तो भी आप तैयार रहिए कि अगर आपको पूछा जाता है कि ये आपने किया है तो कैसे प्रूव करें कि ये इंफॉर्मेशन गलत है। उसके बारे में आप अपना ई ग्रीवेंस का जो पोर्टल है उसमें आप रिस्पॉन्स देके भी
लक्ष्मण जी अपना इनिशियल जो है वो रेजिस्टेंस या फीडबैक दे सकते हैं। तो इतनी चीजें देखनी बहुत ही आवश्यक है। तो रिटर्न भरते समय अत्यंत सतर्क रहना, दैट इज द मैसेज, लाउड एंड क्लियर। चलिए, रिटर्न का मुद्दा आपने कहा तो इस पे हम लोग आगे भी शो में बातचीत करेंगे। फिलहाल कई सारे कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से अतुल गुप्ता जी। अतुल जी, बताइए क्या सवाल हैं आपके। हाँ, लक्ष्मण जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि अपने निवेशकों के मन से टैक्स का जो फोबिया है, डर होता है, वो दूर करके आप यूजर फ्रेंडली बना रहे हो उसको, टैक्स के विषय को। सर, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो मुझे केबीसी ऑनलाइन खेलते प्ले अलाउंग खेलते हैं तो 100 रुपए के 2 बार 2 गिफ्ट वाउचर उनकी तरफ से मिले हैं, जो उन्होंने मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा कर दिए हैं, कुल 200 रुपए। तो मैं ITR 3 फाइल करता हूँ तो उसमें कहाँ इसको शो करूँ 200 रुपए का जो मुझे मिले हैं। और दूसरा प्रश्न ये है कि मैं अपने सिस्टर को बाई चेक मुझे गिफ्ट दिया 50,000 का, तो उसको भी क्या मुझे ITR में शो करना पड़ेगा, अपने ITR 3 में, और कहाँ पर शो करना पड़ेगा? बिल्कुल। तो अतुल जी, आपके दोनों सवाल को हम एक एक करके लें तो सबसे पहले तो लक्ष्मण जी, आजकल ये कौन बनेगा करोड़पति का शो चल रहा है। हमारे सब दर्शकों को ये जानना ज़रूरी है कि जब बच्चन साहब ये कहते हैं कि भाई आपको ये जीत का इनाम लगा, मान लीजिए आपको 1 करोड़ भी मिलता है, तो आपको समझ के चलना है कि इसके साझेदार, इसके भागीदार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 115 BB के तहत द लॉ इज वेरी क्लियर कि कोई भी आपका विनिंग्स ऐसा है, लॉटरी में से, गेम शो में से, क्रॉसवर्ड पजल में से, उस पर फ्लैट 30% का टैक्स लगता है। मान लीजिए 2.5 लाख की आपकी एग्जम्पशन लिमिट के अंदर भी हो, आपको खाली 2 लाख की किसी को इनकम है और कोई भी इनकम नहीं है, पर ये प्राइज मनी है, तो उस पर 30% और सेस के साथ आपको टैक्स की जिम्मेवारी अदा करनी होगी। इनफैक्ट अगर 10,000 से ज़्यादा आपको कुछ मिल रहा है तो इनकम टैक्स एक्ट की TDS की सेक्शन के तहत 194B के तहत उसमें से 30% का, आमतौर से 10% होता है, इसमें 30% का फ्लैट रेट से TDS भी कटता है। तो 200 पर आपको 31.2% के हिसाब से टैक्स देना होगा। ये इनकम को आपके रिटर्न के जो शेड्यूल OS है, अदर सोर्सेज, उसमें आपको दिखाना होगा। अतुल जी, आपका दूसरा सवाल ये है कि आप जो गिफ्ट दे रहे हैं वो गिफ्ट को आपको रिटर्न में कहीं दर्शाना है, तो देने वाले को अपने रिटर्न में ये दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पर जिसको गिफ्ट मिलती है उसके केस में 2 संभावनाएं हैं। एक तो अगर आपको रिश्तेदार से या जो स्पेसिफिक एग्जम्पशंस हैं उसके तहत मिलती है, तो आपको एग्जम्प्ट इनकम के अंदर उसको दिखाना है, जो शेड्यूल EI होता है उसमें सेक्शन 56(2) में आप उसको एग्जम्प्ट दिखाइए। या तो अगर 50,000 से ज़्यादा है और वो टैक्सेबल है, जो एग्जम्पशन में नहीं आता है, तो अदर सोर्सेज में दिखा के उस पर टैक्स भरना है। पर देने वाले को कुछ मुझे लगता है कि दिखाने की अतुल जी के सारे सवालों का जवाब आपने काफ़ी बखूबी दे दिया है। और अतुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अच्छे शब्दों से हम लोगों का हौसला बढ़ाया। फिर भी कोई आगे सवाल हो तो आप ज़रूर हमें लिखें। और आपकी रकम भले ही छोटी हो, मैं उम्मीद करता हूँ और ये शुभकामना है कि आगे चल के आप 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा की भी रकम जीतें। लेकिन ये मामला बहुत ही पेचीदा था कि ऐसी रकम जीतते हैं तो आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, और इसकी देनदारी कहाँ आप दिखा सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं अहमदाबाद से गीता निकुम जी। बताइए क्या सवाल है आपके। जी नमस्ते लक्ष्मण जी और मुकेश जी। मेरा सवाल ये है आपसे कि मार्च 2020 में मुझे सेक्शन 80C के डिडक्शन के लिए PPF में इन्वेस्टमेंट करना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से, और 2019-20 के लिए 80C का इन्वेस्टमेंट 31 जुलाई तक एक्सटेंड होने पर मैंने मेरा 1,50,000 रुपए का निवेश जून 2020 में किया है। तो क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए मैं PPF में दोबारा निवेश कर सकती हूँ? क्योंकि PPF के नियम अनुसार तो एक ही फाइनेंशियल ईयर में 1,50,000 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया नहीं जा सकता है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है मुकेश पटेल साहब। जी बिल्कुल, गीता जी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है लक्ष्मण जी, और उसका जवाब केवल उनको नहीं लेकिन हमारे काफी दर्शकों को बहुत ही उपयोगी साबित होगा। उनके लिए अच्छी खबर यह है कि कोविड-19 के कारण
जो कुछ खास रिलीफ्स जो अनाउंस की गई एफएम के द्वारा, उसमें ये कहा गया था, पहले उन्होंने जून की लिमिट रखी, फिर उन्होंने कहा कि जुलाई 2020 तक भी अगर कोई निवेश करता है और अगर वो चाहता है कि भाई मैं वित्तीय वर्ष 2019-20 में ये निवेश नहीं कर पाया हूं या कर पाई हूं, तो उसकी सुविधा आपको मिलेगी कि आप उसका बेनिफिट क्लेम कर सके। तो गीता जी, आप अगर इस बार के आईटीआर में देखेंगे तो जो एक शेड्यूल 6A है उसमें एक स्पेसिफिक कॉलम है, Please subscribe the channel and press bell icon for notification. कि एक ड्रॉप डाउन बॉक्स में कि ये जो आपने निवेश अगर अप्रैल से जुलाई के बीच में किया है तो वो कौन से वित्तीय वर्ष में आप क्लेम करना चाहते हैं, लास्ट ईयर में या करंट ईयर में, तो उसके हिसाब से आप वो दिखा सकते हैं। ख्याल में ये रखिएगा कि दोनों साल में लिमिट तो 1.5 लाख ही रहेगी। अब आपका सवाल ये जो है पीपीएफ का, आपकी बात बिल्कुल सही है। पीपीएफ के नियम ये है कि एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख से ज्यादा का निवेश एक अकाउंट में नहीं हो सकता है, लेकिन स्मॉल सेविंग स्कीम ने भी 11 अप्रैल 2020 पर एक स्पेशल सर्कुलर निकाल के ये कहा कि अगर किसी ने लास्ट ईयर में कुछ नहीं किया है या कम किया है तो वो 1.5 लाख पूरा करने के लिए वो भी जुलाई तक ये कर सकते हैं। उसका क्लेम वो लास्ट ईयर में करेंगे, और अगर मान लीजिए आपने इसी साल में 1.5 लाख और 1.5 लाख 2 बार किए हैं, लास्ट ईयर में नहीं किया है, तो ये 1.5 लाख आप लास्ट ईयर का दिखा के इस साल में और 1.5 लाख करके भी फायदा ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे लगता है मुकेश पटेल साहब ने जो जानकारी दी है वो सिर्फ ना गीता जी के लिए बल्कि कई सारे निवेशकों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा, क्योंकि आप तकनीकी तौर पर कहें तो चालू कारोबारी साल में 2 बार पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना होगा अलग अलग कारोबारी साल के रिटर्न में। चलिए फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आप पुरानी प्रॉपर्टी बेचकर नई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आप टुकड़ों में कर रहे हैं पेमेंट, तो भी क्या लॉन्ग टर्म। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। लोगों के सवाल लें और मुकेश पटेल साहब के जवाब लें। इससे पहले बता दूं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख नज़दीक आ रही है, खासतौर से कारोबारी साल 2019-20 के लिए, और इसमें कई सारे पेच होते हैं, हर बार नए पेच आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। एक और दिलचस्प बात यह है कि आपके ऊपर टैक्स की देनदारी भले ही जीरो क्यों न बनती हो, अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो 10,000 रुपये तक आपको जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। तो कैसे बचें इन सब चीज़ों से? मुकेश पटेल साहब, क्या हमारे दर्शकों को टिप्स देना चाहेंगे आप? लक्ष्मण जी, ये एक मिथ्या ख्याल है जिसको हम इंग्लिश में मिथ कहते हैं, और ये मिथ ये है कि लोग समझते हैं कि मुझे कर नहीं भरना है इसलिए मुझे आयकर रिटर्न भरने की भी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ये सदंतर गलत फहमी है, इसलिए कि आयकर रिटर्न आपको कोई टैक्स नहीं भरना होता है तो भी सेक्शन 139 के तहत जो अलग अलग सिचुएशंस हैं वो सब सिचुएशंस में 0 टैक्स आता है। पर अगर आपकी जिम्मेवारी है रिटर्न भरने की और अगर आपने समय से रिटर्न नहीं भरा तो क्या होगा? अगर 5 लाख रुपये से आपकी आय कम है, टोटल इनकम, तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है, और जिसको हम फाइन कहते हैं, इट्स नॉट अ पेनल्टी, इट्स अ फाइन एंड इट्स मैंडेटरी, कंपल्सरी, उसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। और 5 लाख से ज्यादा है तो उसमें अब तक ये प्रावधान है कि दिसंबर तक, क्योंकि जुलाई या अक्टूबर का रिटर्न अगर दिसंबर तक भरा जाता है तो उसको 5,000 रुपया और दिसंबर के बाद 10,000 रुपया का फाइन भरना होगा। अब आप समझिए 31 दिसंबर का रिटर्न आप 1 जनवरी को भरते हैं, आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं भरना है या रिफंड लेना है, पर 1 दिन लेट हो गए तो आपको 10,000 रुपया, जिसको हम कहते हैं उसका चांदला, आपको लग जाएगा, टीका लग जाएगा। और जब तक ये 10,000 आप भरेंगे नहीं, आपका रिटर्न ही अपलोड नहीं होगा, ताकि आप ये भी ना करें कि चलो हम देखेंगे नोटिस हमें मिलती या नहीं। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण जी, टैक्स गुरु का यह संदेश होना चाहिए हमारे सब दर्शकों को कि जिनके भी जिम्मेवारी है 31 दिसंबर तक
हर हाल में रिटर्न टैक्स भरने रिटर्न में वो फाइल कर जरा दें। सा भी नहीं चूके, नहीं तो महंगा पड़ेगा। भले ही आपकी देनदारी बनती हो या ना बनती हो, बिल्कुल इसका ख्याल रखिएगा। नहीं तो फिर आपको सवाल लेकर हम लोगों के पास आने पड़ेंगे, जिसको सुलझाने में तो शायद हम लोग कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जुर्माने से आपको बचाने में शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए ध्यान रखें इन बातों का। और चलते हैं सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू करते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं विशाखापट्टनम से सरोज कुमार श्रीवास्तव जी। सरोज जी, क्या सवाल है आपके? सबसे पहले नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने नमस्कार, हमारा नमस्कार। प्रश्न लिया है। हाँ, और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पास एक हाउस प्रॉपर्टी है और उसको मैं सेल आउट करना चाहता हूँ, और सेल आउट करने के बाद जो भी पैसा मिलेगा वो मुझे जो जानकारी है कि वो टैक्सेबल होता है, और इसको कहीं भी इन्वेस्ट करना है तो वो प्रॉपर्टी में ही करना है। तो ठीक, मैं उस पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने अगर मैं चाहता हूँ, लेकिन वहाँ पे उस प्रॉपर्टी डीलर को हमारा बिल्डर को पैसा जो देना है वो 3 साल तक में पूरा देना है, और ये पैसा मेरे पास एक बार में आ जाएगा। तो इस पर हमारा टैक्स का क्या देनदारी बनता है सर? काफी पेचीदा बिल्कुल। मामला है मुकेश पटेल जी। सरोज जी, आपके लिए एक बहुत ही व्यवहारु सुझाव है, क्योंकि आयकर कानून के हिसाब से अगर ये वित्तीय वर्ष में आपको कोई भी कैपिटल गेन होता है एक हाउस प्रॉपर्टी में से, और जिसके कैपिटल गेन की रकम का आप निवेश करना चाहते हैं और एक नई प्रॉपर्टी की खरीद या कंस्ट्रक्शन में, तो आपकी जो आयकर रिटर्न भरने की डेट है, अब अगले साल आपकी डेट होगी जुलाई 2021 में, तो अगर 2021 जुलाई तक आप जितना भी निवेश कर देंगे अपने बिल्डर को पैसा देके, उतना आपको एक बार सीधा मिल जाएगा। बाकी की रकम, आपका सवाल सही है कि आपको 2-3 सालों में चुकानी है, तो आप उसका फायदा कैसे ले? तो उसके लिए आपके रिटर्न भरने की तारीख के अंदर आपको ये पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम जिसको कहते हैं, उसमें उसको जमा करके निवेश आप कर दें, और उसके बाद जब जब आपको बिल्डर को पैसा देना है उसमें से उठा के आप दे सकते हैं। पर रिटर्न में आपने जो निवेश किया और जो पैसा जमा कराया वो सब आप एग्जम्पशन में ले सकते हैं। मुझे लगता है आपकी उलझन बिल्कुल दूर हो गई है। काफ़ी स्पष्ट तरीके से मुकेश पटेल साहब ने आपके सवालों का जवाब दे दिया है। चलिए, इनकम टैक्स से जुड़े कई सारे सवाल तो आते हैं, लेकिन हमें जीएसटी जुड़े उलझन भी दूर करने होते हैं। इसीलिए बात करेंगे जीएसटी से जुड़े सवालों के और उसके जवाब के। चलिए, हमारे साथ अगले कॉलर जीएसटी को लेकर के आ चुके हैं। ये हैं दिल्ली से चंदन चक्रवर्ती जी। चंदन जी, क्या सवाल है आपको? क्या उलझन है जीएसटी को लेकर के? सर मेरा नमस्कार सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, एक्चुअली जो मेरा सवाल है, मैं एक्चुअली जो कॉस्मेटिक्स आइटम्स होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो सर मेरा जो है, मैंने एक्चुअली ऑर्डर किया था आज से 30 अक्टूबर को मेरा इसका परचेजिंग डेट का बिल है, जो कि मेरे को डिलीवर हुआ 25 नवंबर को। ठीक है सर। तो अब जो है, मतलब मे बी ट्रांसपोर्टेशन इश्यू था या क्या था, मुझे नहीं पता, किस वजह से लेट हो गया। ये मे बी यही रीजन था। पर सर जो है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इसको अपने जो ये गुड्स वगैरह है इसको जीएसटी पर्पस के लिए कैसे शो करूँ? अब चंदन जी, आपको ये ख्याल रखना है कि जीएसटी के नियमों के आधार से जब तक आपको गुड्स की या सर्विसेज की डिलीवरी नहीं होती है, तब तक आपने उसका भुगतान किया है ये माना नहीं जा सकता। इसलिए अगर आपका सवाल ये है कि उसकी रिलेटेड इनपुट क्रेडिट आप डिलीवरी डेट के पहले ले सकते हैं या नहीं, तो अनफॉर्चुनेटली उसका रिप्लाई ये है कि जब तक आपको डिलीवरी होती नहीं है तो केवल इनवॉइस के आधार से आप वो क्रेडिट ले नहीं पाएंगे। ये आपको ख्याल में रखना है। चलिए, फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अगर आपने जीएसटी के तहत फॉर्म भरने में ज़्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है तो इससे बचने का क्या है रास्ता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स एक्सपर्ट, और हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। और अब तक आपने देखा कई सारे मुद्दों पे काफ़ी टिप्स दिए, और पिछले कुछ दिनों से आपने ये खबर देख भी रही होगी, क्योंकि हम जीएसटी के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं, कि जीएसटी के इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर सरकार बहुत सतर्क हो गई है। सतर्क इस मायने में हो गई है कि क्या जिन लोगों ने आईटीसी क्लेम किया है
वो कितना सही क्लेम किया है, किसी ने ज़्यादा तो क्लेम नहीं कर लिया। लेकिन कई सारे हमारे दर्शक हैं जो ईमानदारी से टैक्स चुकाते हैं, लेकिन अनजाने में ऐसी जानकारी दे देते हैं कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा क्लेम कर लेते हैं। तो ऐसे में उनके पास क्या रास्ता होता है? ऐसा ही एक सवाल हमारे पास आया है मुंबई से दीपेश दोषी जी का। दीपेश जी कैसे हैं आप? सर, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कोरोना से बच कर रहिएगा, काफ़ी सुरक्षित तरीके से रहिएगा, और जीएसटी से जुड़े सारे मामले तो ऑनलाइन होता है, तो मुझे लगता है आपको बहुत भागदौड़ करने की ज़रूरत पड़ती नहीं होगी डिपार्टमेंट को लेकर के। बताइए क्या सवाल है आपके? सर, मेरा सवाल ये है, 2018-19 में मैंने जुलाई महीने में IGST ज्यादा क्लेम कर लिया था गलती से, और दिसंबर महीने में मैंने जो GST या 3B का मंथली फाइल जो अपलोड करना होता है, उसके बदले मैंने क्वार्टरली फाइल अपलोड कर लिया था। इसके वजह से मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो गई और ITC भी ज्यादा क्लेम कर ली मैंने। अभी ये सब मुझे पहले पता नहीं था। तो ये तो अभी प्रॉब्लम मेरा क्या है कि IGST जो मैंने एक्स्ट्रा क्लेम कर ली है, जो वो आज की तारीख में मेरा CGST और SGST में मेरा वो अमाउंट ऐसे ही अनयूटिलाइज बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, लेकिन वो IGST में से यूज करके CGST SGST में आज की तारीख में पड़ा है। और बीच बीच में जो टोटल टैक्स की जो वैल्यू होती है ना, उसमें जो 10-20 हजार रुपए 2-3 महीने में मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तो जो आज की तारीख में जो CGST और SGST मेरे अकाउंट में जो पड़ा है, उससे मैं क्या वो IGST का पेमेंट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो दूसरी बात कि क्या मुझे वो पूरा रकम पे जो मैंने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया था उसके ऊपर इंटरेस्ट भरने का आएगा, या फिर जो एक्चुअल जो मैंने यूटिलाइज किया है उसके ऊपर मुझे ब्याज भरने का है? काफी अच्छे सवाल आपने पूछे, हालांकि अनजाने में आपने गलती। आपका किस चीज का बिजनेस है? आपका क्या करते हैं आप? मेरा स्टील का बिजनेस है। अच्छा, तो आप खुद ही रिटर्न फाइल करते हैं या फिर किसी टैक्स एक्सपर्ट से भरवा? मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अच्छा। तो रिटर्न भरने का खुद डिसाइड किया, लेकिन भरते भरते मैंने गलती कर दी। नहीं, आप थोड़े बहुत नहीं, बहुत पढ़े लिखे, आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप काफी जागरूक हमारे टैक्स पेयर्स हैं, और आपके सवालों का जवाब देंगे, आपकी उलझन दूर करेंगे। हमारे साथ मुकेश पटेल जी है। मुकेश पटेल जी, ऐसी गलती तो कई बार टैक्स पेयर से हो जाती है, और GST वैसे भी नई व्यवस्था है, इसमें कोई दोष वाली बात नहीं है, लेकिन रास्ता क्या है इससे निकलने का? जैसे कहते हैं कि टू एयर इज ह्यूमन। कितना भी आदमी पढ़ा लिखा हो लक्ष्मण जी, पर किसी से भी गलती हो सकती है। तो फॉर्चुनेटली द गुड न्यूज़ हमारे दीपेश जी के लिए ये है कि जैसे आपने बताया वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, वो जागरूक हैं, तो उनको चिंता करने की ये कारण से आवश्यकता नहीं है कि उसके केस में पेनल्टी नहीं लगेगी। फॉर्चुनेटली GST के कानून में अगर आपने कोई गलत क्लेम कर दिया है तो वो क्लेम को सुधारा जा सकता है। उसके लिए रिवाइज्ड रिटर्न नहीं करते हैं जैसे हम आयकर के कानून में करते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी रिटर्न आता है वो रिटर्न में आप वो डिफरेंशियल आपकी लायबिलिटी एडमिट करके आप उसका टैक्स जो है वो भर सकते हैं। और ये आपको आम तौर से जो कार्यवाही करनी है वो आपका जो एनुअल रिटर्न भरते हैं उसके पहले आपको ये करना होता है। अब मान लीजिए कि आपको कोई एडिशनल टैक्स की GST की लायबिलिटी इसके कारण आती है, तो मैंने जैसे बताया कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन जो डिलेड पेमेंट है आपका GST का, उसके लिए जो प्रति मास 1.5% यानी कि 18% पर एनम के हिसाब से वो जो इंटरेस्ट की लायबिलिटी है वो आपको डिस्चार्ज करनी होगी। तो लक्ष्मण जी, इनके लिए द गुड न्यूज़ इज देयर विल बी नो पेनल्टी, बट उनको इंटरेस्ट से वो कॉम्पेंसेट ज़रूर करना पड़ेगा, और उसके बाद उसके साथ जो भी उनकी क्रेडिट्स वगैरह है वो उसका फ़ायदा ले सकेंगे।